हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सक्सेना हूं और आज हम डेली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए रिवीजन कैसे करें। और इस सेशन को हमने नाम दिया है लास्ट 100 डेज़ स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। अब क्योंकि लास्ट 100 डेज़ हैं तो इनको हम एट ए स्ट्रेच 100 डेज़ की तरह नहीं देखेंगे, इनको हम देखेंगे ब्रेक करके। और 100 डेज़ को इस स्ट्रेटजी में हम ब्रेक करेंगे 3 पार्ट्स में, 40 डेज़ प्लस 40 डेज़ प्लस 20 डेज़। अब फर्स्ट 40 डेज़ में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 40 डेज़ में हमें क्या करना है और लास्ट 20 डेज़ में हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो 2 तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। एक तो हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें इन लास्ट 100 डेज़ में, दूसरा हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट को कितना इम्पोर्टेंस दें, वेटेज दें, और उसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के साथ साथ हम सीसेट के ऊपर कैसे ध्यान दें, हम करंट अफेयर्स को कितना पढ़ें, कितना रिवाइज़ करें। क्योंकि प्रीलिम्स के बारे में एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि प्रीलिम्स इज़ एज मच अबाउट द नॉलेज एज इट इज़ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, एंड टू अप्लाई दैट नॉलेज यू हैव टू रिवाइज इट सफिशेंट नंबर ऑफ टाइम्स। अब कोई उसको 5-6 बार बोलते हैं, कोई बोलते हैं 3-4 बार ही सफिशेंट है। तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ऑफ लास्ट 100 डेज़ फॉर प्रीलिम्स में इसको 3 बार तो एटलीस्ट रिवाइज़ करेंगे, हमारे जो प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो मेजरली अगर मैं बात करूं कि किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा हमें लास्ट 100 डेज़ में, तो वो होंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, supplemented by current affairs of all these subjects as well as general current affairs and CSET syllabus as well। तो अगर हम बात करें कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, तो मैं पूरे 100 डेज़ के टाइम को डिवोट करने को नहीं बोल रहा हूँ इन सब्जेक्ट्स को। मैं पहले आपको बताऊँगा कि फ़र्स्ट 40 डेज़ में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए। तो अगर हम बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो उसको आप दे सकते हैं 3 to 5 डेज़। अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो उसको हम दे सकते हैं 2 to 3 डेज़। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, तो उसको हम दे सकते हैं 3 to 5 डेज़। ज्योग्राफी को भी 3 to 5 डेज़, इकोनॉमी को 3 to 5 डेज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा कम 2 to 3 डेज़, और पॉलिटी को सबसे ज़्यादा हमें टाइम देना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वास्ट उसका सिलेबस है। और आप मोस्टली हम लोग सभी लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत को कवर करने में मिनिमम आप 10 डेज़ दे सकते हैं ईजिली फॉर रिवीजन। ये जो मैंने टाइम पीरियड डिवोट किया है या डिवाइड किया है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, वो तब है गिवन दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड रीडिंग दीज सब्जेक्ट्स एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, तभी आप इतने टाइम पीरियड में इसको रिवाइज कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिवाइज इट इन दीज मैनी डेज़। तो अगर आप इन सभी दिनों का टोटल करें तो इट इज़ रफली 35 to 40 डेज़। कभी किसी दिन आप कम पढ़ पाएंगे, किसी दिन आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, तो वो आपको 40 डेज़ में इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स एक बार कवर करने हैं। अब इनको कैसे किया जाए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। तो जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो शुरू में 3 to 5 डेज़ केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, बट मोनोटोनस ना आपको लगे या वो मोनोटोनिटी ना आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका आधा दिन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। बाकी आप थोड़े टाइम न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, आप थोड़े टाइम करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे 1 to 2 आवर्स, और आप अगर चाहें तो फर्स्ट 40 डेज़ ये जो हैं लास्ट 100 डेज़ में से जो फर्स्ट 40 डेज़ हैं, अगर आपको लगता है कि आपका सीसेट वीक है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट 40 डेज़ में भी स्टार्ट कर सकते हैं सीसेट की प्रिपरेशन। मेजरली आपको इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, इनके रिवीजन पे, और उसके साथ करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये मस्ट है। इसके अलावा सीसेट इज़ ऑप्शनल एज़ पर योर स्ट्रेंथ्स। आप कितना कंफर्टेबल हैं सीसेट के साथ, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इन 40 डेज़ में सीसेट करना है या नहीं करना है। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट 40 डेज़ में फिर हम क्या करें, क्या हम सेम स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट कर दें नेक्स्ट 40 डेज़ में, तो नहीं, हमें थोड़ी सी वो स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। तो जब हम लास्ट 100 डेज़ का पहला 40 डे का स्लॉट की बात कर रहे हैं, तो हमारा मेजर फोकस रिवीजन पे है। हम एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लें। नेक्स्ट 40 डेज़ में उस रिवीजन में हमने क्या अच्छे से रिवीजन किया है उसको टेस्ट करेंगे खुद के ऊपर। तो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस होगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो फर्स्ट 40 डेज़ हैं उनमें आप मॉक टेस्ट करिए ही नहीं। आप जैसे करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं नए मंथ्स के करंट अफेयर्स, क्योंकि आप अप्रैल तक के करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, तो उन करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं या लास्ट कुछ मंथ्स के करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर रहे हैं, तो
उनके साथ साथ सेम अमाउंट ऑफ टाइम आप एक मॉक टेस्ट को वो एवरी 3 डेज़ एक मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, ये जो शुरू के 40 दिन है। नेक्स्ट 40 डेज़ में आप ऑल्टरनेट डेज़ में मॉक टेस्ट सॉल्व करना कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो लास्ट जो वो 40 डेज़ होंगे आउट ऑफ द लास्ट 100 डेज़, उसमें हमारा फोकस रहेगा एवरी ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट करने पर भी। तो अब ये 40 डेज़ हैं और अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो आप रफली 15 to 20 मॉक टेस्ट्स उन 40 डेज़ में तो कर ही लेंगे। और अबाउट 10 मॉक टेस्ट आप उससे पहले वाले 40 डेज़ में भी कर चुके होंगे, क्योंकि आप एवरी 3 डेज़ उसमें एक मॉक टेस्ट करेंगे। तो आपके रफली 25 to 30 मॉक टेस्ट हो चुके होंगे इन 40 + 40 डेज़ में, विच इज़ सफिशिएंट, विच इज़ इवन मोर देन सफिशिएंट अगर आप उनका अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान लेते हैं और उनके ऊपर इम्प्रूव कर लेते हैं। तो उसका एनालिसिस करने के ऊपर भी आप 3 to 4 आवर्स दे सकते हैं। जैसे जिस दिन आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं इन सेकेंड स्लॉट ऑफ 40 डेज़, तो आप चाहें तो उसी दिन मॉर्निंग में मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए और इवनिंग में आप उसका एनालिसिस कर लीजिए, उसको देख लीजिए 3 to 4 आवर्स में, तो आपका उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप एक दिन मॉक टेस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट डे 3 to 4 आवर्स उसका एनालिसिस कर लीजिए। तो ये जो सेकंड स्लॉट ऑफ 40 डेज़ है, इसमें हम रिवीजन तो करेंगे ही सब्जेक्ट्स का, करंट अफेयर्स का, CSET का, उसके अलावा हम मॉक टेस्ट भी काफ़ी अच्छे से करेंगे, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होंगे और लास्ट के अराउंड 5, 6, 7 और अप टू 8 फुल लेंथ टेस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें सेक्शनल टेस्ट पे भी फोकस करना है, क्योंकि हमने उससे पिछले 40 डेज़ में रिवीजन किया है सब्जेक्ट्स का। तो अब वो रिवीजन हमने अच्छे से किया है या नहीं, वो आपको सेक्शनल टेस्ट से पता चल पाएगा। तो फर्स्ट 40 डेज़ में हमने सिलेबस केवल रिवाइज़ किया एक बार, करंट अफेयर्स हमने पढ़े भी और रिवाइज़ भी किए, और CSET की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट जो 40 डेज स्टार्ट होते हैं उसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, सेम सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करेंगे, बट एक एक दिन अपना रिवीजन में कम कर देंगे। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हमने पहले वाले 40 डेज़ के स्लॉट में अगर 3 to 5 डेज़ या 5 डेज़ में किया था, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि वो 4 डेज़ में ही हो जाए। सिमिलरली पॉलिटी हमने 10 से 12 दिन अगर दिए हैं पिछले स्लॉट में, तो इस बार हम 8 to 10 डेज़ में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल्दो ये 40 डेज़ का ही पीरियड है, बट आप ये जो रिवीजन के ऊपर टाइम सेव करेंगे, उस टाइम को आप मॉक टेस्ट को दे पाएंगे, ज़्यादा मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। फर्स्ट 40 डेज़ के स्लॉट में अगर आप 10 मॉक टेस्ट कर रहे हैं विथ एनालिसिस, तो नेक्स्ट 40 डेज़ के स्लॉट में आपको अराउंड 15 to 20, 15 to 18 तो मिनिमम मॉक टेस्ट करने ही हैं उस 40 डेज़ के स्लॉट में, एज़ कम्पेयर टू 10 मॉक टेस्ट जो आप फर्स्ट 40 डेज़ के स्लॉट में करोगे। क्योंकि आप रिवीजन कम टाइम में कर पाओगे, इसलिए आपके पास ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का, एनालाइज करने का टाइम आ जाएगा। और CSET की अगर बात करें तो इस 40 डेज़ वाले स्लॉट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ऑफ CSET भी सॉल्व करने होंगे। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि रफली सेम लेवल होता है, थोड़ा थोड़ा लेवल इम्प्रूव हो रहा है CSET का, तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आई हैव सीन सम ऑफ माई इंजीनियर फ्रेंड्स हु हैव नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ द CSET पेपर, क्योंकि वो मैथ्स को हल्के में ले लेते हैं। तो मैथ्स तो उनका ठीक ठाक होता है, बट अगर वो कॉम्प्रीहेंशन के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, और नेगेटिव मार्किंग भी CSET में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू GS, क्योंकि 80 क्वेश्चंस का वेटेज 200 मार्क्स होता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी करेस्पॉन्डिंगली ज़्यादा होती है। तो उस सारी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए CSET की प्रैक्टिस पर भी आपको उन 40 डेज़ में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो आप डेडिकेटेडली कोई एक बुक रेफ़र कीजिए CSET की, जो जनरली बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी आती हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रफली वही होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आइडिया मिल जाता है, यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसी टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे अगर बुक से रेफ़र कर रहे हैं। अगर आपका ठीक ठाक भी लेवल है CSET में, तो आप कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई CSET वेरी इजीली, क्योंकि केवल 33% मार्क्स
उसमें स्कोर करने हैं। उसका कट ऑफ में तो कोई ऐड होता नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरे 200 मार्क्स स्कोर करने हैं। आप 67 से कंफर्टेबली अगर क्रॉस हो जाते हैं, 80, 100, 105 तक भी मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो दैट इज़ इनफ, क्योंकि आपको केवल 67 मार्क्स स्कोर करने थे। आपका फोकस अभी भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स पे ही रहेगा। तो सी सेट नॉट मोर देन 1 to 2 आवर्स अ डे। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप 1 आवर भी दे रहे हैं एक दिन में सी सेट को, तो दैट इज़ सफिशिएंट, वो जो सेकंड स्लॉट ऑफ 40 डेज़ है। क्योंकि बाकी के आपको 30 डेज़, उन 40 डेज़ में से कैलकुलेट करें तो 30 डेज़ का टाइम तो रिवीजन को देना है और 10 डेज़ का टाइम मॉक टेस्ट को देना है। बट वो ऐसा नहीं है कि 30 डेज़ लगातार रिवीजन करते जा रहे हैं फिर लास्ट के 10 डेज़ में मॉक टेस्ट किए। वो स्पेसिंग आपको करनी होगी कि मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ, साथ में हर ऑल्टरनेट डे मैं एक मॉक टेस्ट कर रहा हूँ। तो जो सब्जेक्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इट इज़ बेटर कि मैं उसी का सेक्शनल टेस्ट पहले करूँ और उसको साथ साथ एनालाइज करके उसका रिवीजन ख़त्म हो गया, फिर नेक्स्ट मेरा जो सब्जेक्ट आएगा मैं उसका सेक्शनल टेस्ट उसके साथ कर लूँ और उसका रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों साथ साथ ख़त्म कर दूँ। तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आता है कि हाँ, मैं कुछ मेरा रिवीजन भी कंप्लीट होता जा रहा है। मैंने पिछले 40 डेज़ में भी एक बार रिवाइज़ किया था, इस बार मैं रिवाइज़ भी कर रहा हूँ और मेरे मॉक टेस्ट भी होते जा रहे हैं साथ में। तो वो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका मेंटेन रहेगा। क्योंकि इन लास्ट 100 डेज़ में एक जो मेजर प्रॉब्लम ये भी होती है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ भी लिया है बट मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। तो वो चीज़ नहीं आएगी अगर आप इस तरह से 40+40+20 डेज़ में डिवाइड करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे, तो वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा और आप थोड़ी सी नर्वसनेस भी रहेगी बट उस नर्वसनेस को टैकल करते हुए आगे बढ़ पाओगे। और फिर अगर हम आते हैं लास्ट 20 डेज़ पे, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तो उस 20 डेज़ में क्या करें। अब हम 2 बार रिवाइज़ कर चुके हैं इन 40+40 डेज़ में, हम सी सेट भी कर चुके हैं प्रैक्टिस, जो सेकंड स्लॉट ऑफ 40 डेज़ है उसमें ऑन एन एवरेज 1 आवर पर डे, और हम मॉक टेस्ट भी अराउंड 15 to 18 तो मिनिमम हमने सेकंड स्लॉट ऑफ 40 डेज़ में ही किए हैं। अराउंड 8 to 10 हमने उससे पहले भी कर लिए हैं, तो अराउंड 25 to 30 हम मॉक टेस्ट भी कर चुके हैं। तो अब इन 20 डेज़ में हम उस रिवीजन वाले टाइम को और हाफ कर देंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हम बोल रहे थे 3 to 5, फिर हमने बोला नेक्स्ट 40 डेज़ में 4 डेज़ में ही। तो अब हम रिवाइज़ करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को केवल 2 दिनों में, आर्ट एंड कल्चर को भी 1.5 to 2 डेज़ में, साइंस एंड टेक को भी 1 दिन ही देंगे, उससे ज़्यादा हम रिवाइज़ नहीं करेंगे लास्ट 20 डेज़ में। पॉलिटी को हम 3 to 4 डेज़ में लेकर आ जाएंगे। 10 to 12 जो था हमारा, उसको हम 8 to 10 लाए थे, अब हम 3 to 4 डेज़ ही दे पाएंगे पॉलिटी को। और इसी तरह से ज्योग्राफी को भी हम 2 दिन में करेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को 2 दिन में करेंगे और इकोनॉमी को भी हम 2 दिन में कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स को भी, ओवरऑल जो करंट अफेयर्स हैं हमारे साल भर के, उसमें हमने जहाँ से भी पढ़े हैं, जो भी सोर्स आपने रेफ़र किया, अब नया सोर्स तो आएगा नहीं कोई लास्ट के 20 डेज़ में। नए करंट अफेयर्स भी अगर आ भी रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, उन पे आपको फोकस नहीं करना है। आपके करंट अफेयर्स अप्रैल तक ही कंप्लीट हो चुके होंगे जो आपके काम के हैं, तो उन करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज़ करना है। रफली 10 to 12 मंथ्स वाले जो करंट अफेयर्स हैं, तो उनको भी आप 2 to 3 डेज़ में ट्राई करेंगे कि उनको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और जो आपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी, उन्हीं मॉक टेस्ट को आप रिवाइज़ कर सकते हो। मॉक टेस्ट का भी रिवीजन होता है, तो मॉक टेस्ट में आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की थी, वो जो एनालिसिस आपने किया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने मिस्टेक की थी, तो वो क्या मिस्टेक थी वो आप एक बार रिकॉल करेंगे, सो दैट यू डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेंगे इन 40+40+20 दिनों में, तो वो आप गलती रिपीट नहीं करेंगे जो आपका फाइनल डे होगा प्रीलिम्स वाला। और वो ही मैटर करता है प्रीलिम्स में कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन गलतियों को रिपीट ना करें प्रीलिम्स में, क्योंकि उन गलतियों के लिए आपके ऊपर पेनल्टी होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है। और ये हो जाएगा लास्ट 20 डेज़ में आपको क्या करना है। एक तो रिवीजन एक बार और कर लेना है बहुत कंप्रेस करके, बहुत कम टाइम में, और आपको मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस किया है उसको भी आप रिकॉल कर लेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। जो मैं नहीं पढ़ पाया था उन मॉक टेस्ट में, वो आप लास्ट 20 डेज़ में दोबारा पढ़ लेंगे एनालिसिस के बाद। और सी सेट की भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लास्ट 20 डेज़ में भी करते रहिए। एवरी ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट कर सकते हैं, या एवरी 3 डेज़ एक टेस्ट आप रिपीट कर सकते हैं जो पहले किए हैं उनको रिकॉल करके, या फिर आप नया टेस्ट भी सी सेट का कर सकते हैं। जीएस का करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 40+40 डेज़ में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ चुके होंगे
काफ़ी 15 to 20 तो लास्ट सेकंड स्लॉट ऑफ 40 डेज़ में ही कर लिया होगा, तो ओवरऑल 25 to 30 जीएस के टेस्ट कर चुके होंगे। तो नए जीएस के टेस्ट करने की ज़रूरत उन 20 डेज़ में यूजुअली नहीं पड़ती। आपका मन करे तो 1 या 2 फुल लेंथ टेस्ट आप कर सकते हैं लास्ट के 10 डेज़ में, लेकिन लास्ट 7 डेज़ जो हैं, लास्ट 1 वीक जो है, उसमें कोई भी नया टेस्ट मत कीजिए। आई वुड रिकमेंड कि कोई नया टेस्ट मत कीजिए, वो अननेसेसरीली आपके ऊपर एक और एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड कर देगा। अगर आप उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं या कुछ गलतियां आपकी ऐसी हो जाती हैं जो आपने पहले भी की हैं और अगर वो रिपीट हो रही हैं, तो आपको लगेगा कि मेरे रिवीजन का कोई आउटपुट नहीं निकला। तो वो आउटपुट अब आप अल्टीमेट एग्ज़ाम वाले दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ाना है और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया है, आपने सारे टेस्ट कर लिए हैं, तो आप अच्छा ही करेंगे। उस माइंडसेट को भी डेवलप करना है लास्ट के 7 डेज़ में। तो लास्ट 100 डेज़ की ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बिल्डिंग नॉलेज और नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेंथनिंग आवर नॉलेज। उसको हम मॉक टेस्ट से या रिवीजन कर करके उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, उसको हम और ज़्यादा पक्का कर लेते हैं, बट केवल उसके बारे में नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग आवर कॉन्फिडेंस लेवल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिमेनिंग काम ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम। तो उसके लिए वो जो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो हमें उससे वहाँ से आएगा। इसी ने टाइम्ड मैनर में अपने जो भी मॉक टेस्ट हैं उनको करिए। एक थोड़ा सा टेस्टिंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, बहुत ही कैजुअल वे में मत करिए, क्योंकि आप अगर कैजुअल अपना माइंडसेट रखेंगे मॉक टेस्ट में तो आपकी वो एक आदत बन जाएगी और वही कैजुअल माइंडसेट फिर आपका प्रीलिम्स में होगा और जो आती हुई चीज़ें होंगी उनमें भी आप गलतियाँ करेंगे, तो वो नहीं करना है। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर जो वो ध्यान में रखनी होती है, वो होती है कि हम कोई टारगेट लेकर नहीं चलें कि मैं इतने क्वेश्चंस ही सॉल्व करूंगा या करूंगी, क्योंकि कई बार लोग पूछते भी हैं कि कितने करने चाहिए या कितने करें, तो वो फिक्स्ड नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, इट वेरीज़ फ्रॉम एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, उसके डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। तो जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तब भी आप अपना कोई टारगेट सेट मत कीजिए। शुरू के मॉक टेस्ट में आप टारगेट सेट करके देख सकते हैं कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, बट जब आपको अपना एक बार एक्यूरेसी लेवल पता चल जाए कुछ सेक्शनल टेस्ट में, तो आप जब फुल लेंथ टेस्ट करेंगे उसमें आप टारगेट मत रखिए, उसमें आप डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से देखिए आप कितने कर पा रहे हैं। तो जब आप फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्टिंग दी पेपर आपका होगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मान लीजिए आप 45 to 50 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो दैट माइट नॉट बी सफिशिएंट टू क्लियर दी कट ऑफ जो पिछले कुछ सालों का रहा है। तो एक सेफ जोन में आने के लिए आपको अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस में करना होगा। तो आप टिक मार्क भी उस हिसाब से करते जाइए कि इनमें मुझे कुछ डाउट है, तो इसको मैं बाद में जब आऊँगा इस क्वेश्चन पे तब मैं अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो वो उससे आपको ये हो जाएगा कि आप एक बॉर्डर लाइन तक तो पहुँच गए हैं अपने फर्स्ट राउंड में ही, 45 to 50 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं कॉन्फिडेंस के साथ, जिनको आपको पता है कि ये तो मेरे सही होने ही होने हैं विथ अ गुड एक्यूरेसी। लेकिन जो नेक्स्ट अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन हैं उनमें आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो सकती है, उनमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो उनको आप एक बॉर्डर लाइन को कंफर्टेबली क्रॉस करने के लिए यूज़ कीजिए टू योर ओन एडवांटेज। तो उसमें कई टेक्निक्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो हम किसी और सेशन में कर सकते हैं। तो कैसे उनको टैकल किया जाए उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो आप जिनमें आपको डाउट है, तो वो आप कीजिए और उससे आप कंफर्टेबली क्रॉस कर पाएंगे वो जो बॉर्डर लाइन तक आप पहुंच पाएँ अपने फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड में ही कंफर्टेबली आपको लगा कि पेपर इतना आसान है कि आप फर्स्ट राउंड में 55 to 60 तक पहुंच गए हैं और वो आपके उनमें से ज़्यादातर सही है, तो यू आर ऑलरेडी इन सेफ जोन। तो आपको जो सेकेंड राउंड होगा उसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। दीज आर ऑल अबाउट कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। मेरा फोकस अभी इस रिवीजन वाली स्ट्रेटजी में इस चीज़ पे रहेगा कि आप टारगेट मत रखिए अपने मॉक टेस्ट में भी और प्रीलिम्स में भी। कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है पेपर को, दैट वी विल कीप फॉर सम अदर सेशन। एंड आई होप आपको ये जो 100 डेज़ वाली स्ट्रेटजी है, लास्ट 100 डेज़ रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, जिसको हमने 40 + 40 + 20 में डिवाइड किया है, वो
थोड़ी सी कहीं ना कहीं समझ भी आई होगी और वो यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से भी डेवलप कर सकते हैं, मैंने जो नंबर ऑफ़ डेज़ बताए वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से अप्रोच करते हैं, डिवाइड करते हैं टाइम को, तो आप अपने टाइम को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। द आइडिया ऑफ दिस एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ लास्ट 100 डेज़ ब्रेकिंग इट इनटू 40 + 20 इज़ दैट ओनली कि आप अच्छे से अपना लास्ट 100 डेज़ का टाइम यूटिलाइज़ कर पाएँ, आप भटके नहीं, आप अभी तक अच्छे ट्रैक पर एक चलते आए हैं, तो आप अब उस पटरी से उतर ना पाएँ। लास्ट का जो लास्ट माइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू फिनिश दैट लास्ट माइल, और उसी स्पीड के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ इसको कंप्लीट कीजिए और लास्ट 100 डेज़ को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।